हम्म। तो अपना आज का चैप्टर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। और ये चैप्टर जो है नॉर्मली हर क्लास में किसी न किसी फॉर्म में आता ही है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं उसमें, और उसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में भी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, बच्चे कहाँ गए? हाँ, तो हम बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स एंड इट्स हिस्ट्री। ठीक है, तो पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो बोलते हैं हम किसको बोलते हैं? भारतीय उप महाद्वीप। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? भारतीय भारत। महाद्वीप। मराठी में शायद ये बोलते होंगे शायद, लेकिन मेरे को नहीं पता, कंफर्म नहीं है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते किस एरिया को है। आपको दिख रहा है पूरा ये? देखो ये दिख रहा है, ये इंडिया का मैप, पता है आपको इंडिया है पूरा, है ना? नहीं दिख नहीं रहा नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है क्या? एक सेकंड, अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, अब दिख रहा वेरी है। गुड। तो ये जो है पूरा मैप है, पता है सबको, है ना? कितना बढ़िया मैप है इंडिया का। मतलब सर भी है उसका, दो हाथ भी हैं, पैर भी है, पेट भी है, चेस्ट भी, सब कुछ है। तो मतलब इंडिया का मैप बहुत ही यूनिक मैप है पूरे वर्ल्ड में। अगर आपने वर्ल्ड में बाकी मैप देखे होंगे किसी और कंट्री के, तो इतना बढ़िया डिजाइन, इतना बढ़िया जो पूरा उसका शेप आता है, वैसा किसी का आता नहीं। तो इसका खास बात क्या है कि इंडिया के मैप में ये तो इंडिया हो गया, ठीक है। जब मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करता हूँ तो वहां पे टोटल 7 कंट्री होती हैं। कितनी कंट्री होती हैं? 7। 7। वो 7 कौन सी होती हैं समझ लेते हैं अपन। वो सब कंट्रीज वो हैं जो इंडिया के बॉर्डर से टच होती है कहीं ना कहीं। देखो ये अफगानिस्तान है, क्या है? अफगानिस्तान। ये है क्या? पाकिस्तान। पाकिस्तान। वेरी गुड। ये है इंडिया, है ना? ये क्या है? नेपाल। नेपाल। ये क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। हाँ बांग्लादेश। ये क्या है? भूटान। भूटान। और नीचे है अपना श्रीलंका। ये 7 कंट्रीज जो हैं इसको मिला के हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उप महाद्वीप। क्योंकि और इसको साउथ ईस्ट, साउथ साउथ एशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ एशिया। तो एशिया की अगर करूं पूरे की, मैं एशिया, पता है ना क्या है आपको एशिया? एशिया कॉन्टिनेंट। तो अगर मैं पूरे एशिया की बात करूं, उसमें इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है। उसमें साउथ एशिया जो पार्ट है पूरा, वो इन सब कंट्रीज को मिलकर बनता है। उसको बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द रीजन इट इज कॉल्ड एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इन सारे कंट्रीज में अगर देखोगे सबसे बड़ी कंट्री जो है वो इंडिया ही है। सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल कंट्री इन सातों में इंडिया ही है। तो इंडिया की बहुत ज्यादा डोमिनेंस है इस पूरे एरिया में। काफी महत्व है, काफी सिग्निफिकेंस है, काफी इंपॉर्टेंस है इंडिया का, राइट? तो इसलिए इस पूरे पार्ट को बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब आप भूल जाओगे भाई कि सर आपने जो नाम बताया वो तो भूल जाऊंगा मैं। तो अब नाम कैसे याद करें अपन 7 कंट्रीज के? किसी को याद है? बताओ नाम क्या है, बताओ जल्दी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एक एक करके आओ, एक एक करके आओ। अब पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, बताओ उसके बाद कौन से हैं? नेपाल, नेपाल, ओके। और बांग्लादेश, बांग्लादेश, ओके। और भूटान ओके। और श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया। और अपना इंडिया टॉप पे। अपना इंडिया टॉप पे। अभी क्या, अभी तो आपको याद है, अभी अभी पढ़े हैं क्लास में हम 2 मिनट पहले, सब याद रहेगा आपको। अगर मैं बोलूंगा 2 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद, तो आपको याद रहेंगे सातों नाम? नहीं। नहीं रहेंगे ना। तो हम ट्रिक सीखते हैं, ट्रिक, कि कैसे याद करें सातों नामों को। ठीक है, ठीक है। आपने बैंक का नाम सुना है? एसबीआई। हाँ। हाँ। एक और बैंक है पीएनबी, सुना है नाम आपने उसका? पंजाब। हाँ। पर एक ऐसे मान लेता हूं मैं, ए ऐसे मान लेता हूं मैं एक्स्ट्रा। तो अगर आपको 2 बैंक के नाम याद है, एक एसबीआई और एक पीएनबी, और दूसरा मान लो, बोल दो एशिया का पार्ट, एशिया बोल दो ऐसे, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। एस फॉर श्रीलंका। अफगानिस्तान। बी फॉर बांग्लादेश। आई फॉर इंडिया। पी फॉर पाकिस्तान। एन फॉर नेपाल। बी फॉर भूटान। ए फॉर। अफगानिस्तान। अब आप भूलोगे कभी इसको? अगर मैं आपको बोलूंगा आपको 2 नाम है अपने बैंक के, एसबीआई, पीएनबी और ए, बस, तो विल यू एवर फॉरगेट दिस? अभी ये आपको जिंदगी याद रहेगा कि 7 कंट्रीज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है
वो SBI, PNB और A है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो चाइना नहीं है, म्यांमार नहीं है, जापान, सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट नहीं है, लेकिन ये 7 कंट्रीज जो हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स हैं, और इसको अपन साउथ एशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ एशिया। साउथ एशिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर से आपको तो ये तो हो गया अपना कि व्हाट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अभी क्या होता है कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हमको थोड़ी बहुत ज्योग्राफी भी साथ में पढ़नी पड़ती है, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वो आपस में काफी हद तक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। क्यों होते हैं वो अपन समझेंगे धीरे धीरे अभी, लेकिन अब समझो इस चीज को कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो साथ साथ में आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी। थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे। तो पहले हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कि ये कैसा काम करता है। तो ये तो हो गया पूरा सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फिजिकल मैप की। तो व्हेन आई से फिजिकल मैप, तो फिजिकल में और पॉलिटिकल में फर्क क्या होता है पता है आपको? पहली बात तो ये है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी जब भी पढ़नी है आपको हमेशा मैप्स के थ्रू पढ़नी होती है। अगर आप मैप्स के थ्रू नहीं पढ़ रहे हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी समझने में उसको। जितना आप पढ़ोगे उतना आपको चीजें बहुत क्लियर रहेंगी, आप कम भूलोगे उन चीजों को। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ये पूरा जो है अपना, ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये पूरा ये सब कुछ मिला। वहां पे कंट्रीज के नाम अलग अलग लिखे होते हैं कि यहाँ पे अपने कंट्रीज के नाम अलग अलग नहीं लिखे हुए हैं, हमने सिर्फ एक मैप बनाया हुआ फिजिकल। और फिजिकल मैप का मतलब क्या होता है कि जहाँ माउंटेन्स कैसे हैं, रिवर्स कैसे हैं, सी क्या है, ओशन क्या है, वॉल्केनोज है कि नहीं है, प्लेन है कि डेजर्ट है कि पानी है, वो सब चीजें जो होती हैं जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं जनरली, वो हमको पता पड़ती हैं फिजिकल मैप से। ये बात समझ में आया आपको? तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि वो सारा क्या है? ये सारा समुद्र है, ये सारा समुद्र है ये सब। और ये सब क्या है? पहाड़। ये सब क्या है? पहाड़। और जो बीच में जितना भी है वो सब प्लेन्स है, एकदम नॉर्मल एरिया जहाँ पे अपन नॉर्मल सब कुछ, जैसे आप लोग रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं। ये सब एरिया जो नॉर्मल इंडिया का एरिया हो गया, प्लेन एरिया, ये पूरा समुद्र हो गया सारा 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 सारा। और ये अपना पूरा माउंटेन वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पे 2 रेंजेस हैं, एक तो हिंदू कुश है माउंटेन रेंज, और एक है हिमालयाज। हिमालय सुना हुआ है ना आपने? वेरी गुड। तो आपने अगर सुना होगा अपना जो राष्ट्रीय गान है, जो अपना वो है नेशनल एंथम है, वो कैसे है? जनगण मनगण, पूरा नहीं गाऊंगा लेकिन उसमें ना विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलत्रंगा, सुना है आपने लाइन वो? पंजाब गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, ये सब वही है। तो अगर आप इंडिया का जो आपने नेशनल एंथम सुना हुआ है उसमें भी हम इंडिया के मैप के बारे में ही बात करते हैं। हम इंडिया के अलग अलग जगह के बारे में बात करते हैं कि भाई क्या पे कहाँ पे क्या है। फिर हम बोलते हैं भाई अपना इतना बड़ा अपने को जो पूरा वो मिला हुआ है, कवर मिला हुआ है, पूरा मिला हुआ है हिमालय की तरफ से। देखो पूरा हिमालय, हिंदू कुश, ये पूरे माउंटेन रेंज, तो हमारे ऊपर यहाँ से तो अटैक नहीं कर पाता है जनरली। ये पूरा सेफ इलाका है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन है, बहुत ऊंचे ऊंचे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि तो इसी के बारे में अगर बात करूं मैं, तो क्या हुआ कि जो जब ये मतलब हिस्ट्री शुरू होती है, अच्छा हिस्ट्री पढ़ने के लिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो 4 चीजें हैं अपनी टाइम, एक तो है टाइम, एक है प्लेस, एक है सोसाइटी, और एक है ये 4 चीजें जो हैं इसको अपन बोलते हैं पिलर्स ऑफ हिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? पिलर्स ऑफ हिस्ट्री। पिलर्स ऑफ हिस्ट्री। कितनों को मतलब पता है पिलर्स वर्ड का? स्तंभ। स्तंभ, वेरी गुड। मतलब ये इनके बेस पे ही हिस्ट्री पढ़ते हैं पूरी की पूरी अपन। हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम। वही है ना कि भाई इस 100 साल पहले क्या था, 500 साल पहले क्या था, 1000 साल पहले क्या था, अब 50 साल पहले क्या था, आज क्या है। वो सब पूरा इवोल्यूशन है एक टाइम पीरियड का। 1000 साल से लेके अगर बात करें या 10,000 साल की बात करें, कितनी साल की बात करें, अपने ऊपर है वो। तो टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है हिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो हमको समझ में आना चाहिए कि टाइम के साथ साथ चीजें कैसे 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 चेंज हुई थी। टाइम के साथ साथ चीजें कैसे कैसे चेंज हुई थी, ये बहुत जरूरी है हिस्ट्री पढ़ने। और हिस्ट्री पढ़ने का एकमात्र तरीका यही है कि आपको
क्रोनोलॉजिकली, मतलब ये पता होना चाहिए कि आज से 1000 साल पहले ये हुआ, उसके बाद फिर ये हुआ, उसके बाद फिर ये हुआ, इसके बाद फिर ये हुआ, और ऐसे 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 इवोल्यूशन हुआ। जो आपने पढ़ा होगा बचपन में भी, शायद पढ़ा होगा, अभी 5th क्लास में पढ़ा होगा कि पहले स्टोन एज थी, जहां पे वो आदमी सारे पत्थर लेके घूमते रहते थे, है ना, मारते रहते थे जानवरों को, खाते थे उनको, 2 पत्थरों से आग लगाते थे वो, सुना है आपने, तो खाना खाते थे। तो बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाद में हंटिंग करना शुरू किया, उन्होंने बाद में जो फल फूल थे जो उगे हुए थे उनको इकट्ठा करना शुरू किया, उनको खाना शुरू किया, उसको बोलते हैं हंटर्स एंड गैदरर्स। स्टोन एज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बढ़ते बढ़ते उन्होंने फिर एग्रीकल्चर शुरू किया। व्हाट इज एग्रीकल्चर? जो हम फार्मिंग करते हैं, जो हम सब्जियां उगाते हैं, जो हम ये उगाते हैं, गेहूं चावल सब उगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? एग्रीकल्चर। तो फिर धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर मानना शुरू हुए। तो पहले पहले वाले जो लोग थे, जो मतलब बहुत पहले की बात मैं करूं, 10,000 साल पहले की बात करूं, तो वो लोग क्या थे, हमेशा घूमते रहते थे, आज यहाँ पे हैं, कल वहां पे हैं, परसों कहीं और होंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो सिर्फ अपने खाने में नहीं मतलब था। तो उस टाइम पे पैसा वैसा कुछ होता नहीं था ना, घर पर कुछ होता ही नहीं था, सिर्फ खाना था। अपना एक उन्होंने झोपड़ी सा बनाया, छोटा सा बनाया, एक टेंट सा बनाया, उसमें रह लिया, सो लिया, और खाने चले गए, मारने चले गए, आज जानवरों को खाना खा लिया, जो फल फूल मिले खा लिए। उनको नॉलेज होती थी इस बात की अच्छे से कि कौन सा फल जो है पॉइजनस है और कौन सा फल पॉइजनस नहीं है, कौन सा किस काम आता है, वो नॉलेज उनको होती थी, क्योंकि वो काफी टाइम वही काम करते रहे थे। तो धीरे धीरे क्या शुरू हुआ, उन्होंने हंटिंग शुरू की, गैदरिंग शुरू की, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया। क्या शुरू किया? फार्मिंग, एग्रीकल्चर। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या शुरू हुआ, ये जब अपना घर बनाना शुरू हुआ, अपने ये मशीन आना शुरू हुए, फिर अपना पूरा मेटल मेटल के जो औजार होते हैं वो बनना शुरू हुए, लकड़ियां काटना शुरू हुआ, वुड कटिंग, ठीक है। फिर अपना धीरे 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 इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कि सारी फैक्ट्रियां लग गई वहां पे उन्होंने और चीजें करना शुरू, कॉटन उगाना शुरू कर दिया, और भी कुछ उगाना शुरू कर दिया। धीरे 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 करके वो ऐसे 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 अपना हिस्ट्री पूरा इवॉल्व हुआ है। और दुनिया में हर जगह ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ है कि शुरुआत वैसी हुई है, पूरी स्टोन से शुरुआत हुई है, फिर वो मेटल एज में गए। मेटल एज में मतलब उन्होंने जो वो पत्थरों से करते थे, उन्होंने उसके बाद लोहे की चीजों से, स्टील की चीजों से उससे बनाना शुरू कर दिया, उससे करना शुरू कर दिया। जो उनके मेटल से जिससे वो मारते थे जो को, पहले पत्थर के होते थे वो, बाद में वो मेटल के बनने लग गए, ठीक है। कॉपर एज भी आया बीच में, वो कॉपर के ग्लास में पानी बनाते थे, उसमें खाना पकाते थे। आज भी सुना होगा आपने कि आज भी लोग बोलते हैं कि अगर आप कॉपर के चीजों में खाना बनाओगे या पानी पियोगे, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सुना है आपने ये बात? तांबा बोलते हैं इसको हिंदी मराठी में, क्या बोलते हैं? तांबा। ओके। तो ये होगी अपनी, इसलिए मैं बता रहा था कि टाइम बहुत जरूरी होता है इसके अंदर, की हिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है, टाइम के ही भरोसे पर पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं। अगर आपने सुना होगा इंडिया की हिस्ट्री अगर बात करूं, तो इंडिया की हिस्ट्री 3 चीजों में डिवाइड हुई है। एक तो एंशिएंट इंडिया है, प्राचीन भारत, एक है मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, और एक है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, ठीक है। तो 700 मतलब जो अपने ईयर, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2021 चल रहा है ना अभी। तो जब 700 ईयर चल रहा था, 700 ईयर चल रहा था, उस टाइम तक कोई टाइम, जो उस टाइम से पहले जितना भी है उसको बोलते हैं एंशिएंट इंडिया। क्या बोलते हैं उसको? प्राचीन भारत, एकदम पुराना वाला भारत, जहां पे अपने मौर्य किंगडम था, अपना अपना गुप्ता एम्पायर था, वो सब जो थे वो उस टाइम पे थे। फिर आया अपना मिडाइवल इंडिया, 700 से लेके 1857 तक, 1857 तक जो इंडिया है उसको अपन बोलते हैं मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, जहां पे बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे एम्पायर्स बने पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में बने। चोलाज आए, चेरोकाज आए, पल्लव्स आए, राष्ट्रकूट आए, राजपूत आए, मुगल आए, अपना मराठा एम्पायर पूरा आया। वो सब क्या टाइम फ्रेम है, उसको बोलते हैं मिडाइवल इंडिया। उसमें ही मुगल आए थे। मुगल भी कब आए थे? 1500 में मुगल आए थे। कब आए थे मुगल? 1526 के बाद मुगल आना शुरू हुए। उससे पहले अफगानी लोग थे, तुगलक आए थे। उसमें अपन ज्यादा डिटेल में नहीं आते, वो अपन चैप्टर अलग है। बता रहा हूँ आपको टाइम में कैसे कैसे इंडिया आगे बढ़ा, हल्का सा हिंट दे रहा हूँ मैं। और 1857 में इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, पहली जो लड़ाई हुई इंडियन इंडिपेंडेंस की, वो 1857 में हुई, अंग्रेजों के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट ब्रिटेन। उसके बाद से जो इंडिया होता है उसको बोलते हैं अपन मॉडर्न इंडिया। क्या बोलते हैं उसको? मॉडर्न इंडिया। तो 3 पार्ट हो गए, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, और तीसरा हो गया मॉडर्न इंडिया। तो ये टाइम की बात हो गई। अब आती है प्लेस की बात। तो कोई भी ज्योग्राफी, प्लेस का मतलब क्या है ज्योग्राफी, कि भाई जो भी हिस्ट्री बनी, कैसे बनी, कहां बनी, क्यों बनी, वो सब डिपेंड करता है कि वो कहां, प्लेस क्या थी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे अगर मैं दोबारा से मैप पे जाऊं, ठीक है,
अब मैं बोलूं कि भाई जो भी हिस्ट्री बनी है, डेवलप हुई, जो सिविलाइजेशन बनी, वो एक्चुअली बनती थी नदियों के पास। कहाँ बनती थी? अलोंग द ऑफ रिवर्स, नदियों के पास। की नदियों से क्या, जो जीवन का स्रोत है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अपने लाइफ में आगे बढ़ने की, मतलब सर्वाइव करने के लिए, वो क्या है? पानी। क्या है? पानी नहीं होगा तो आप पियोगे कैसे, जियोगे कैसे, और चीजें उगाओगे कैसे? फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग पानी लगता है ना हमको, बहुत सारा पता है ना आपको ये बात। खेती करते हैं तो खेती में बहुत पानी लगता है ना? तो जितने भी डेवलप हुआ सिविलाइजेशन, तो उस टाइम पे अगर आपको, आपने सुना होगा, दो सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी इंडिया में, उसका नाम हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। क्या नाम था? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, और दोनों यहाँ हुई थी इस तरफ। जो आज पाकिस्तान है उस एरिया को मानते हैं अपन। वो ये वाला जो इंडस वैली दिख रहा है, आपको दिख रहा है इंडस लिखा हुआ है, इंडस। ये सिंधु बोलते हैं, सिंधु रिवर, सिंधु नदी। ये बहुत बड़ी नदी थी और ये इस तरह पूरी यहाँ से आती थी पूरी। तो यहाँ पे पाकिस्तान का जो इलाका है, पंजाब पाकिस्तान का जो, वहां पे अपना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। वहीं पे एग्रीकल्चर शुरू हुआ, वहीं पे घर बनना शुरू हुए, वहां पे लोगों ने अपने धंधे करने शुरू किए। धंधे से मेरा क्या मतलब है कि भाई कोई आदमी क्या बोलते हैं, कोई आदमी कुछ बना रहा है, उसने कुछ चीजें बना के बेचना शुरू किया। कोई आदमी फसल उगा रहा है, वो बेच रहा है उसको। आपको पता है उस टाइम पे पैसे नहीं होते थे लोगों के पास, तो क्या करते थे कि भाई मेरे पास 5 किलो गेहूं है, तू मेरे को 5 किलो गेहूं मुझसे ले ले और 5 किलो चावल मेरे को दे दे। समझ रहे हो आप? या मेरे पास ये 5 किलो गेहूं है, तू मेरे को 2 शर्ट दे दे, 2 कपड़े दे दे इसमें। ऐसे होता था तब, पैसे नहीं होते थे। इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। क्या बोलते थे इसको? सिस्टम। इसको बोलते थे अपन बार्टर सिस्टम, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गुड होता था। सामान के बदले में सामान खरीदते थे अपन, पैसे के बदले में सामान नहीं खरीदते थे। सामान के बदले में सामान खरीदते थे कि भाई मेरे पास ये चीज है, तेरे पास ये चीज है, तू मेरे को अपना सामान दे, मैं तेरे को अपना सामान दूंगा। ठीक है? अब बात करते हैं थोड़े आगे जाके इसकी। तो उसमें एक तो हो गया अपना, हाँ, टाइम था। तो क्या होता है कि अगर मान लो मैं बोलूंगा पहाड़ है, तो पहाड़ में आप वो सब कुछ नहीं उगा सकते जो आप नॉर्मल प्लेन्स में नदियों के पास उगा सकते हो। गेहूं है, चावल है, ये सब चीजें पहाड़ में इतनी आसानी से नहीं उगती हैं, क्योंकि उनकी जो जमीन होती है वो उतनी उपजाऊ नहीं होती है, पहाड़ की जमीन। या डेजर्ट्स, तो ये इलाका है पूरा थार डेजर्ट का इलाका जो राजस्थान के आसपास है, यहाँ भी चीजें उगती नहीं है। यहाँ पे फल फूल पौधे ये नहीं उगते हैं। तो क्या होता है, इसलिए क्या होता है, जब भी कोई सिविलाइजेशन डेवलप होती है, जब भी कोई नया सेटअप पूरा बनता है, वो हमेशा नदियों के आसपास ही बनता है। कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? नदियों के आसपास। नदियों के आसपास। तो अगर आपको थोड़ा आइडिया दूं, बॉम्बे जो है समुद्र के पास है ना, यहाँ पे एकदम पानी के पास है ना, हाँ बॉम्बे है। हाँ। चेन्नई पानी के पास है, चेन्नई के पास भी समुद्र है। ऐसे ही कलकत्ता। तो इंडिया के जो पहले 2-3 बड़े बड़े सिटीज थे वो यही थे, कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत पानी था। क्या था? पानी था। पानी था, तो इसलिए चीजें डेवलप होना उन्होंने आसपास उनके रिसोर्सेज भी थे, उनके पास लोग थे, सब कुछ था। तो मतलब क्या होता है कि जब नदियों के आसपास चीजें बनती हैं तो पूरा सब कुछ प्रॉपर डेवलप होता है, मतलब एग्रीकल्चर डेवलप होता है, आपकी इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, वहां के रिसोर्सेज मिल जाते हैं आपको सारे। तो ये तरीके से अपने पूरा, तो इसलिए प्लेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम अलग अलग पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हमको समझ में आना चाहिए कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ में क्यों पढ़ते हैं अपन, इसलिए पढ़ते हैं साथ में। ठीक है? कि ये पता पड़ता है हमको कि पहाड़ों पे क्या उगता है, और क्या बोलते हैं अपने प्लेन्स में क्या उगता है, और कहाँ कहाँ पे क्या क्या उगता है। तो वो चीज हमको प्लेस से पता पड़ती है। अब बात ये सोसाइटी की और इंडिविजुअल्स की। सोसाइटी का हमको पता होना चाहिए कि भाई आसपास वहां पे जो एम्पायर था, जो राजा था, वो किस टाइप, जो वहां के लोग थे वो किस टाइप के थे, वहां की किस टाइप की थी वो जनता। ज्यादातर ट्रेडिंग करती थी क्या, मतलब वो लड़ाई करते थे, सोल्जर्स थे, कि या फिर वो आप बोलो कि कुछ और उगाते थे, मतलब एग्रीकल्चर करते थे। वो सब पता पड़ता है कि सोसाइटी पूरी कैसी बनती थी आपके वहां। तो इंडिविजुअल्स, तो आपने देखा होगा हिस्ट्री में हमेशा हम कुछ कुछ लोगों की बात करते हैं। जैसे हम अगर हम महाराष्ट्र की हिस्ट्री की बात करें तो शिवाजी की बहुत बात होती है ना, बाजीराव पेशवा की बहुत बात होती है। मैं राजस्थान की हिस्ट्री की बात करूंगा तो महाराणा प्रताप की बहुत बात होती है। ठीक है? गुप्ता है, मौर्य एम्पायर, इन सबकी बहुत बातें होती है कि ये सब लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन किया
अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट इंडिया की, जब इंडिया इंडिपेंडेंस होने के लिए जो लड़ाई की लोगों ने, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो कौन कौन थे? भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस थे। ये सब कौन हो गए? ये सब कौन हो गए? इंडिविजुअल्स हो गए। कौन हो गए? इंडिविजुअल्स हो गए। तो इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो जब भी अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये चार चीजें उसमें हमेशा होती हैं: टाइम, प्लेस, सोसाइटी और इंडिविजुअल्स। ठीक है, मैं इसका एक बार वो ले लेता हूँ स्नैपशॉट, फिर अपन अगले पेज पे चलते हैं। जो मैंने बताया आपको, आपको समझ में आया अभी तक? कोई क्वेश्चन है उसमें? कॉन्टिनेंट, व्हाट इज साउथ एशिया, कौन सी कंट्रीज है उसके अंदर, कैसे याद रखनी है कंट्रीज, और ओके। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूं। लेट मी क्लियर दिस कैनवास। अब अपन बात के थोड़ी सी और एडवांस बात करते हैं। तो अपनी क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हिस्ट्री की वजह से या ज्योग्राफी की वजह से इंपैक्ट होती हैं? एक तो है क्लोथिंग। क्या है? एक है डाइट या फूड, एक है ऑक्यूपेशंस, और एक है हाउसिंग। ये चार सेक्टर्स जो हैं ये बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी। कैसे करते हैं ये समझते हैं। अब जैसे अगर मैं बोलूंगा भैया मेरे को रहना है पहाड़ों के पास, मेरे को हिली एरिया में रहना है, तो वहां पे मैं आपसे बोलूं कि बनियान में रहूंगा मैं और शॉर्ट्स में रहूंगा, रह लूंगा मैं वहां पे पतले कपड़ों में? आई हैव टू वेयर वुलन क्लोथ्स, राइट? मेरे को वहां पे गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे ना पहाड़ों में, लगेगी। ऐसे ही अगर मैं जाऊंगा गर्म इलाकों में, मैं डेजर्ट में चला गया, वहां पे मैं बोलूंगा कि वहां मैं वुलन कपड़े पहनूंगा, वहां पहनूंगा मैं, तो मैं पहन पाऊंगा वहां पे स्वेटर जो वहां बहुत गर्म इलाके होते हैं जो? नहीं। तो आपकी जो क्लोथिंग है वो बहुत डिपेंड करती है कि ज्योग्राफी क्या है। जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं वहां पे लोग वुलन कपड़े पहनते हैं, जो बहुत गर्म इलाके होते हैं वहां पे लोग कॉटन के थोड़े। ठीक है, ये फर्क ज्योग्राफी से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज्योग्राफी बहुत जरूरी है हिस्ट्री के साथ में पढ़ना। अब आती है बात डाइट और फूड की। तो भाई मेरे पास अगर गेहूं उगता है तो मैं गेहूं खाऊंगा कि चावल खाऊंगा? मेरे पास चावल उगता है तो चावल ही खाऊंगा ना मैं। बाजरा उगता है, ज्वार उगता है तो मैं वही खाऊंगा ना ज्यादातर। मेरे पास कौन से फल उगते हैं, कौन से वेजिटेबल्स उगते हैं, मैं वही खाऊंगा ना अब जो मेरे घर के आसपास उगता है ना। आज हालांकि आजकल तो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आप कुछ भी सामान कहीं भी पहुंच जाता है, वो अलग बात है। लेकिन उस जमाने में जब ट्रेन और एयर प्लेन्स नहीं होते थे, गाड़ियां नहीं होती थी, उस जमाने में जो उनके आसपास उगता था वो वही खाते थे। तो जो आपके आसपास उगता है वो सब कुछ डिपेंड करता है इस बात पे कि ज्योग्राफी क्या है उस एरिया की, वो एरिया कितना फर्टाइल है, वहां पे कौन सी चीजें उगती हैं और कौन सी चीजें नहीं उग सकती हैं। उस पर डिपेंड करता है खाना क्या खाते थे। अगर मान लो वहां पे पेड़ पौधे बहुत नहीं है लेकिन वहां जानवर बहुत ज्यादा है, तो लोग जानवर खाते थे, सो देन दे बिकेम नॉन वेजिटेरियन। अगर वहां पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, फल सब्जियां बहुत ज्यादा है, तो लोग ज्यादातर वेजिटेरियन बन जाते हैं वहां के। तो ऐसे होता था फर्क। तो इससे अपनी पूरी जो अपना पूरा कल्चर है, जो अपना पूरा इवोल्यूशन है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे पले बढ़े हैं, वो एरिया कैसा है, उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, उस एरिया में बारिश कितनी होती है, उस एरिया में क्या क्या उगता है, ठीक है, मौसम कैसा है वहां का। अब आती है बात ऑक्यूपेशन की। व्हाट इज ऑक्यूपेशन? जो भी काम मैं पैसा कमाने के लिए करता हूं जिससे मैं सर्वाइव कर पाऊं, जैसे अभी मैं जॉब कर रहा हूं तो उससे वो पैसे मिल रहे हैं और उससे मैं अपने जो भी जरूरतें पूरी कर रहा हूं। ठीक है, तो जो भी इंसान कोई भी काम करता है ना, वो काम करता ही क्यों है? काम करता है इसलिए कि उससे वो कुछ कमाएगा और उससे अपनी जरूरतें, अपने परिवार की जरूरतें पूरी करेगा। तो क्या बोलते हैं अपन? ऑक्यूपेशन। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्यूपेशन। राइट। तो उससे क्या, तो ये डिपेंड, अब जैसे मान के चलो कि मेरे पास वहां पे पहाड़ का इलाका है, तो पहाड़ के इलाके में मैं अपना एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन नहीं कर सकता हूँ, या फिर मकान बनाने वाला ऑक्यूपेशन नहीं कर सकता हूँ ज्यादा, मतलब वहां पे वो सब चीजें नहीं हो पाती इतनी आसानी से। लेकिन अगर मैं ऐसी जगह पे जाऊंगा जो नॉर्मल प्लेन एरिया है, जैसे अपना जो ये दिल्ली विल्ली है, पूरा पूना उना है, जितना भी एरिया है, तो वहां पे
बहुत चल जाएंगी, वहां पे एग्रीकल्चर बहुत हो जाएगा, तो वो मैं अपना ऑक्यूपेशन बना सकता हूँ, वहां घर बनेंगे तो मैं मिस्त्री बन सकता हूँ, वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मैं वहां के हिसाब से कर सकता हूँ। जैसे अभी मान लो पुणे में अगर बात करूं मैं, तो आईटी वाले बहुत ज्यादा हैं। हाँ, बेंगलोर में आईटी वाले बहुत ज्यादा हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कॉलेजेस बहुत ज्यादा हैं, तो उनको बच्चे भी मिल जाते हैं काम करने के लिए, उनको रिसोर्स मिल जाते हैं काम करने के लिए, ऊपर से गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स ऐसी रहती है जहां पे वो अपना इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ये मैं वही बता रहा हूँ कि आपकी हिस्ट्री जो है, सॉरी आपकी ज्योग्राफी जो है वो बहुत इस बात में कि आप किस टाइप का काम कर सकते हो। तो ऑक्यूपेशन जो है वो भी आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पे बहुत डिपेंड करता है। अब आती है बात हाउसिंग की। तो भाई घर कैसे बनते हैं? अब जैसे अगर बात करूं मैं कि जो आपने सुने कच्चे घर, पक्के घर, बंगले हाँ, होते हैं, ठीक है। इग्लू सुना है आपने? इग्लू हाँ सुना है। क्या होता है? इग्लू वो यहाँ हिमालय में होता है। हिमालय में नहीं, बर्फ वाले इलाकों में जहां भी हिल स्टेशन होते हैं वहां पे इग्लू होता है। अब मैं आपसे बोलूंगी इग्लू को बनाना है मेरे को डेजर्ट में, बना लूंगा मैं? नहीं। नहीं बना सकता ना, क्योंकि वहां पे तो बर्फ पिघल जाएगी, इग्लू बनेगा ही नहीं वहां पर। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो घर बनता है वो भी इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस इलाके में रहते हैं, उस इलाके की ज्योग्राफी कैसी है, उस इलाके की हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, जैसे में है या बॉम्बे में है, इतने बड़े बड़े घर बन गए हैं, इतने ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी, क्यों बन गई है? क्योंकि यहाँ पे जनता बहुत आ गई काम करने के लिए। अब जनता बहुत आ गई, जगह उतनी ही है, तो क्या करें वो उसको ऊपर करते रहते हैं, ऐसे 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 ऊपर चले जाते हैं वो। और कि भाई अगर जगह उतनी है, जनता बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे फिर वो? उनको ऐसे करना पड़ेगा ना, उनको अपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे बड़े 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 बड़े। जहां पे जनता बहुत ज्यादा नहीं है और जगह बहुत ज्यादा है, वहां पे एक घर बनता है बहुत बड़े एरिया में, मस्त बड़ा घर है बहुत, अगल बगल में कुछ भी नहीं है, खेत रहते हैं बढ़िया अपने आराम से। तो ऐसा हम पुणे बॉम्बे में नहीं कर सकते, दिल्ली में नहीं कर सकते ऐसा हम, क्योंकि वहां पे जनता बहुत ज्यादा है, जगह बहुत कम है। तो इसका फर्क पड़ता है इस बात का कि ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, कि हम ये चारों चीजें जो है इस पर डिपेंड करती हैं। समझ में आया कैसे डिपेंड करती हैं आपको? कि हाउ हाँ सर। depend on geography, how does diet food depend on geography, how does occupation depend on geography, how does housing depend on geography? समझ में आया आपको ढंग से? हाँ सर। वेरी गुड। तो अपना क्लाइमेट है, इसमें और फैक्टर क्या होते हैं कि भाई जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो क्लाइमेट कैसा है अपना, अपना रेनफॉल कैसा है, अपना एग्रीकल्चर वहां पे क्या बनता है, क्या उगता है, वो सब चीजें कैसी हैं, ठीक है। और अपना फ्लोरा फोना, व्हेन आई से फ्लोरा फोना इट मींस प्लांट्स, क्या मतलब होता है इसका? किस टाइप के एनिमल्स हैं और किस टाइप के प्लांट। अगर वहां गाय भैंस बहुत ज्यादा नहीं होंगी, दूध मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। आपको ऊंट का दूध पीना पड़ेगा, ऊंट का, बकरी का, गाय भैंस। डिपेंड इस बात पर करता है कि वहां का फ्लोरा फोना कैसा है, ठीक है। ये वाला टॉपिक मैं फोटो ले लेता हूँ, फिर अपन चलते हैं आगे। मजा आ रहा है हिस्ट्री में कि बोरिंग लग रही है? मजा है। मजा आ रहा है। पक्का बताओ, मजाक मत करो मेरे से तुम। पक्का मजा आ रहा है ना? हिस्ट्री को अगर हम ऐसे पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे इवॉल्व हुई, कैसे कैसे चेंजेस हुए, तब उसमें ज्यादा मजा आता है हिस्ट्री पढ़ने में। रटेंगे अगर अपन उसको, और यार ये उस टाइम पे कौन था, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो फिर भूल जाएंगे हमेशा अपन, ठीक है। अब बात अपन करते हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की। ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो अब बताओ आपको नॉर्थ में क्या है, इंडिया के नॉर्थ में क्या है मेन चीज? मैं दिखाया था अभी आपको मैप में, पहाड़, कौन से हैं? हिमालय के। हिमालय पहाड़ और हिंदू 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 कुछ तो उस तरफ है, हिंदू कुछ थोड़ा पाकिस्तान की तरफ से आता है, मेन जो इस तरफ आता है अपना वो हिमालय आता है, ठीक है बे ऑफ बंगाल। कहाँ पे बे ऑफ बंगाल? बताओ कहाँ पे? साउथ साउथ। नहीं, बंगाल कहाँ पे? बंगाल इंडिया के साउथ में? नहीं, ईस्ट में है। ईस्ट में। वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी। अरेबियन सी। अरेबियन सी कहाँ है? वेस्ट में। और साउथ में क्या है? इंडियन ओशन। ओशियन। ओशन एक
तो अगर मैं आपको ये वाला मैप दोबारा दिखाऊं जो मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, ये है बे ऑफ बंगाल। ये जो इलाका है ना, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी, क्योंकि बंगाल के नीचे ये बांग्लादेश के नीचे है और वेस्ट बंगाल भी वहीं पे है। ये है अरेबियन सी, जो गुजरात महाराष्ट्र पूरा चलता है या फिर ये पूरा कोंकण बेल्ट चलता है, ये होता है अरेबियन सी। ये गोवा वोवा सब यहीं पे है ना, आपको केरला वेरला सब यहीं पे है। और जो ये पूरा इलाका है वो पूरा बे ऑफ बंगाल है, और नीचे आके ये दोनों मिलते हैं कहाँ पे, इंडियन ओशियन में। ये इंडियन ओशियन है पूरा का पूरा इसके नीचे। तो ये अरेबियन सी मिल रहा है और बे ऑफ बंगाल मिल रहा है, और ये कहाँ मिल रहा है, इंडियन ओशियन में। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे क्या मिलता है, इनपे क्या आता है, जितनी नदियां घूम रही हैं यहाँ पे इंडिया में अंदर, यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ आ रही हैं, तो आधी नदियां चली जाती हैं इस तरफ, यहाँ आ जाती हैं, और आधी नदियां जाती हैं इस तरफ बे ऑफ बंगाल में। पता है आपको ये बात? और दिख रही है वो, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इंदस, ये सब क्या है, नदियां हैं बहुत बड़ी बड़ी। क्या है, क्या है? बात कर रहे थे कि इंडिया के नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है। तो अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं फैक्टर। तो हमने बात कर ली ऑलरेडी कि हिमालय जो है नॉर्थ में है, बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी जो है ईस्ट में है, बंगाल बांग्लादेश के आसपास, अरेबियन सी पूरा वेस्ट में है, जो गुजरात महाराष्ट्र गोवा कोंकण वो सब पूरा जो अपना कोस्ट आता है वो सब। इंडियन ओशन जो है वो साउथ में है। अब अपन बात करते हैं थोड़ा आगे वाले पार्ट की, जहां पे अपन देख रहे थे कि इंडिया का मैप और कैसे काम करता है। देखिए, तो आप देखें यहाँ पे ये जो एरिया है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरा जो बेल्ट है इसको बोलते हैं अपन सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, क्योंकि यहाँ पे तीनों चीजें जो हैं, सिंधु यहाँ पे थी, गंगा यहाँ पे है और ब्रह्मपुत्र यहाँ पे है, पूरी ये एक लाइन चल रही है पूरी। यहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो हुआ इंडिया का वो इसी एरिया में हुआ। सिंधु, और सिंध पंजाब से शुरू होती है और बांग्लादेश तक जाती है। हड़प्पा हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, या जो जोताड़ो सिविलाइजेशन थी, सॉरी, तो दोनों ही यहीं पे डेवलप हुई इस पूरे बेल्ट में। और ये पूरा डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ बिकॉज ऑफ ऑल दीज रिवर्स, राइट। उसके बाद ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम थार डेजर्ट। क्या बोलते हैं? थार डेजर्ट। राजस्थान में आता है प्रॉपर, काफी हद तक राजस्थान में आता है। थोड़े बहुत पार्ट्स इसके हरियाणा, गुजरात, पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन जो प्रीडोमिनेंटली पार्ट है वो राजस्थान में आता है। और इसके अगर बात करें तो इसके ऊपर जो है वो सतलुज नदी है। इस मैप में नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे सतलुज नदी है, तो पंजाब की तरफ है थोड़ी बहुत। राइट साइड में जो अरावली माउंटेन रेंज दिख रही है पूरी आपको, ये अरावली, ये पूरी माउंटेन रेंज है अरावली की। लेफ्ट साइड में इंडस वैली है पूरी, ये सिंधु वाला जो सभ्यता है पूरी, जो खाड़ी है, सिंधु खाड़ी नदी है जो पूरी। और ये जो नीचे है इसके थर्ड ईयर के साउथ में जो है वो है रण ऑफ कच्छ। दिख रही है आपको, गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे आपका रण ऑफ कच्छ है। तो सुना भी होगा आजकल वहाँ पे काफी फेस्टिवल्स होते हैं, सेलिब्रेशन होते हैं नवंबर दिसंबर जनवरी टाइम फ्रेम में। तो ये बहुत ऐसे यहाँ पे पूरा लोकेशन है इसका। तो ये समझना जरूरी है कि इस डेजर्ट के चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं। तो ये पूरा अपना, अगर और थोड़ा बताऊं आपको, जो भी ये समुद्र के आसपास का रीजन है, जो समुद्र से जुड़ा हुआ जितना भी बेल्ट है, इसको हम बोलते हैं कोस्टल रीजन। तो ये पूरा का पूरा इलाका, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा 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 इलाका, इसको बोलते हैं हम कोस्टल रीजन्स, क्योंकि ये सब समुद्र के से जुड़े हुए इलाके हैं, ठीक है। और आइलैंड्स किसको बोलते हैं? जो एकदम बीचों बीच में होता है समुद्र के, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। जैसे आपको दिखाया अंडमान निकोबार है, इस वाले मैप में मेरे को लक्षद्वीप नहीं दिखाया, लक्षद्वीप भी है कहीं, तो वो भी आइलैंड ही है और उसके चारों तरफ भी पानी ही है। तो ये अपने आइलैंड्स हो गए, ठीक है। तो थर्ड, और ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा एरिया है, इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्या बोलते हैं इसको? डेक्कन प्लेट्यू। तो ये पूरा अपना प्लेन्स वाला एरिया है, और इसके खास खूबी ये है कि ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ऑल थ्री साइड्स आर कवर्ड बाय सी, वाटर, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज पेनिनसुला, Indian peninsula, because this entire subcontinent is a peninsula here, because all of the three sides of it except this side, ये वाली साइड जो है पूरे पहाड़ों से घिरी हुई है, इस पूरे को हम बोलते हैं पेनिनसुला, क्योंकि चारों तरफ तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि ये जो अपनी ऊपर रेंज थी, यहाँ पे हिमालय थी, यहाँ पे हिंदू कुश था, ये दो रेंज चल रही थी यहाँ पे अपनी साथ में।
तो ये जो दोनों माउंटेन रेंजेस हैं बड़ी बड़ी हिमालय, हम देखो ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, जो 7 कंट्रीज मैंने बात की थी पहले आपसे, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को ये जो रेंज है, ये जो माउंटेन्स हैं, ये डिवाइड करते हैं सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया से। उसके ऊपर जो एशिया है दैट इज एक्चुअली सेंट्रल एशिया, पूरा जो ऊपर है इसके, और ये जो पूरा एरिया है अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इट इज ए पार्ट ऑफ साउथ एशिया। वहां पे 2 पासेस हैं, एक खैबर पास है और एक बोलन पास है, जो सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया से अलग अलग करते हैं। और इसी रेंज, ये जो माउंटेन रेंज दिख रही है आपको, हिमालय और हिंदू कुश, उसकी वजह से ही होते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेड रूट था, बहुत फेमस ट्रेड रूट है, उसको बोलते हैं सिल्क रूट। तो चाइना से जो सेंट्रल एशिया, अरेबिया, ये पूरा जो ट्रेड रूट था, जहां से पूरा सामान चाइना से यहाँ जाता था या फिर यहाँ से चाइना आता था, उस रूट को बोलते हैं अपन सिल्क रूट, उसको बोलते हैं सिल्क रोड। और रीजन इज इट इज कॉल्ड सिल्क रूट बिकॉज सिल्क सबसे ज्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता था चाइना से टुवर्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज, टुवर्ड्स अरेबिया, राइट, टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया। और ये जो रूट है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में आए वो सब के सब इसी रूट से आए हैं, और फॉरेन ट्रैवलर्स भी जो आए हैं ज्यादातर वो इसी रूट से आए हैं। तो ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, खैबर पास, बोलन पास, सिल्क रूट, ये पूरा ट्रेड रूट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है समझने के लिए कि इंडिया में हिस्ट्री या ट्रेड और फॉरेन जो इन्वेडर्स हुए कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे कवर। थैंक यू।